आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ इंडिया। आज के केस में मैं एक ऐसा केस लेके आया हूं जिसमें अनेक हत्याएं करने वाले आरोपी का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सर्वोच्च न्यायालय का केस है। संतोष मारुति माने ये आरोपी का नाम है और ये इनके विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ये 9 जनवरी 2019 का मामला है, जो इस प्रकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 2019 के 45 और 46, ये केस नंबर है CRL नंबर 3169-3170-2015 के अनुसार। इसमें अपील करता है संतोष मारुति माने और विरुद्ध है महाराष्ट्र राज्य। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। इस मामले में जो केस है तो उसमें जो तथ्य है वो इस प्रकार है। अपीलकर्ता दिनांक 8/8/1999 से महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और प्रासंगिक समय पर वह स्वारगेट ST डिपो पुणे में काम कर रहा था। दिनांक 25/1/2012 को अपीलकर्ता ने शशिकांत दमकले, जो स्वारगेट डिपो के सहायक यातायात नियंत्रक थे, उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी ड्यूटी को नाइट आउट ड्यूटी से सिंगल डे ड्यूटी में बदल दें। उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद जब उन्होंने जो कंट्रोलर थे उन्होंने उसकी विनती को माना नहीं, तो वो चुपचाप अपने उनके कार्यालय से बाहर चला गया और ST बस हस्ताक्षर सत्यापित नहीं हुआ जो डिपो में खड़ा था। उसमें सुशील कुमार राखेजा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर के कारण कुंजी के साथ जो उपलब्ध था उसके साथ बस को स्टार्ट कर लिया और हाईजैक कर लिया। उसने बस डिपो में 2 फेरे लगाए, जिसके दौरान वह नीचे गिरा और वह 2-3 लोगों को कुचलकर मार डाला। वहीं पर ST डिपो में 2-3 लोगों को बस से घुमा के कुचलकर मार डाला। ST डिपो के अधिकारियों ने जब उसे बस रोकने के लिए कहा तो उसने ST बस को बाहर निकाला और लगभग 14 से 16 किलोमीटर तक घुमावदार रास्ते पर वाहन चलाया। सबसे ज़्यादा वाहन चलाने की प्रक्रिया में 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। लापरवाह तरीके से 36 व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनमें से कुछ स्थायी रूप से विकलांग है और रिक्शा, स्कूटर, कारों के बिजली के पोल पर अपने ST वाहन चलाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जब तक कि उन्हें अंततः ST बस में पकड़ा नहीं गया। ST बस में प्रवेश करने वाले एक पुलिस व्यक्ति द्वारा रोका और पकड़ा नहीं गया, तब तक वो ये करता रहा। प्रारंभ में संबित घटना का संबंध है उसके बारे में कोई विवाद नहीं है और आगे अभियोजन पक्ष इस घटना को उचित और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम था। अपीलकर्ता द्वारा नीचे की अदालतों के साथ साथ इस अपील में स्थापित पूरा मामला यह है कि वह एक विकृत दिमाग का व्यक्ति था और उसे पता नहीं था कि उसने क्या किया है और इसलिए उसे धारा 84 इंडियन पिनल कोड का लाभ दिया जाना चाहिए। दलील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्य का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन घटना के बाद जब अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया तो वह चिकित्सा परीक्षण के लिए पेश किया गया और 4 डॉक्टरों द्वारा जांच की गई। उनमें से 3 सामान्य चिकित्सक थे और 1 मनोचिकित्सक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस मनोचिकित्सक ने अपीलकर्ता से पूछताछ की थी उसे अभियोजन पक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान गवाहों के रूप में पेश नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने डॉक्टर SJ महामुनि, एक अन्य मनोचिकित्सक द्वारा क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल पुणे में उसकी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद
अर्थात दिनांक 27/1/2012 को आयोजित चिकित्सा जांच का भी हवाला दिया है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि इस चिकित्सक के अनुसार अपनी परीक्षा के समय अपीलकर्ता के मन में कुंद विचार, उत्पीड़न का भ्रम, काले जादू का भ्रम था। घटना और मौखिक मति भ्रम पर कोई अपराध पछतावा नहीं था। मौखिक आवाज़ करना, जैसे कि कोई उसे ज़मीन पर फेंक रहा है और कोई उसे मार रहा है, इस तरीके की वो बात करता था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह साक्ष्य दर्शाता है कि घटना के समय अपीलार्थी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि निसंदेह यह भार अपीलार्थी पर था कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने पागलपन को सिद्ध करें। तथापि विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जब साक्ष्य लाया गया है तो कुछ संदेह पैदा करता है कि आरोपी पागल है, तो अंतिम बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर उचित संदेह से अपराध को साबित करने के लिए होता है, जिसे अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मुक्त नहीं किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने दया भाई छगन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य 1964 ACR 361 में इस न्यायालय के निर्णय और विशेष रूप से उसमें उल्लेखित चर्चा का उल्लेख किया है। पागलपन की दलील के संदर्भ में सबूत के बोझ के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रस्तावों में कहा जा सकता है। एक, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए कि आरोपी ने आवश्यक पुरुषों की वजह से अपराध किया था, और यह बोझ यह साबित करना कि हमेशा मुकदमे की शुरुआत से अंत तक अभियोजन पक्ष पर ही टिकी हुई है। एक खंडन योग्य अनुमान का आरोपी पागल नहीं था जब उसने इस अपराध किया था, इस अर्थ में धारा 84 द्वारा निर्धारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत इसको छूट दी जाए, ऐसे आरोपी की तरफ से मांग थी अभियुक्त की तरफ से। अभियुक्त सभी प्रति साक्ष्य मौखिक दस्तावेज या प्रस्तुतिजन साक्ष्य को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करके इसका खंडन कर सकता था। मैं पागल इस संबंध में जो है सभी साक्ष्य पेश करके वो इसका खंडन कर सकता था, लेकिन उस सबूत का बोझ उससे अधिक नहीं है जो दीवानी कार्रवाई के पक्ष में रहता है। भले ही आरोपी निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि वे अवरोध करने के समय पागल था, अभियुक्त या अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के सामने रखे गए सबूत अदालत के दिमाग में एक उचित संदेह पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अपराध के एक या अधिक अवयवों के संबंध में ये हो सकता है। दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय में चर्चा पर भरोसा किया और उनके अनुसार उच्च न्यायालय ने मामले में सभी पहलुओं और बारीकियों पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि वह पागल था और इसलिए उसे IPC की धारा 84 के लाभ से वंचित कर दिया गया था। IPC की धारा 84 के अनुसार अगर कोई पागल है तो उसे मुकदमे में छूट मिल जाती है, तो ये साबित नहीं कर सका था आरोपी की वो पागल है। उनका आगे निवेदन यह है कि वास्तव में घटना का घटित होना पर्याप्त सबूतों से साबित हो गया है। निचली अदालत के साथ साथ उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने और अभिलेखों को देखने के बाद हमारी राय है कि नीचे की अदालतों ने IPC की धारा 84 पर आधारित अपीलकर्ता के बचाव को खारिज कर दिया गया है। यहाँ तक कि दया भाई छगन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य के मामले में भी अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के संबंध में बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व मामले को धारा 84 के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए IPC की आरोपी पर रहता है। ये उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मामले में योग्यता के आधार पर अदालत में IPC की धारा 84 के प्रावधानों को आकर्षित करने का या लागू करने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव था, यानी ऐसे सबूत नहीं थे कि आरोपी पागल है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा संदर्भित एक सहित इस मुद्दे पर पूरे साक्ष्य पर चर्चा की है और उसका विश्लेषण करने के बाद इस पहलू को अपीलकर्ता इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा किए गए साक्ष्य को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ये उल्लेख करना पर्याप्त है कि बचाव में अपीलकर्ता ने 2 गवाहों अर्थात डॉक्टर दिलीप शंकर बर्टे और
श्री देवानंद गंगाधर शेटे फार्मासिस्ट को पेश नहीं किया था। हालांकि दोनों की गवाही मामले को आगे नहीं बढ़ा पाई। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय में निम्नलिखित शीर्षकों के तहत विषय वस्तु पर विशेष रूप से विचार और विश्लेषण किया गया है। नंबर 1, घटना से एक दिन पहले अपीलकर्ता का आचरण। नंबर 2, घटना से ठीक पहले अपीलकर्ता का आचरण। नंबर 3, घटना से ठीक पहले अपीलकर्ता का आचरण। नंबर 3, घटना के दौरान अपीलकर्ता का आचरण। यह दिखाने के लिए सबूत था कि अपीलकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि वह घटना के दौरान क्या कर रहा था, और हमें उपरोक्त पहलू पर चर्चा करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। परिणाम स्वरूप जहाँ तक अपीलकर्ता की दोष सिद्धि का संबंध है वह कायम है। इसके साथ ही हम निचली अदालत द्वारा दी गई उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मौत की सज़ा को लागू करने के मुद्दे पर आते हैं। हम पाते हैं कि भले ही अपीलकर्ता पागलपन की रक्षा स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि वो आरोपी या सक्षम नहीं है कि वो पागल है। अपीलकर्ता मानसिक तनाव और तनाव में था, जिसके परिणाम स्वरूप उससे उपरोक्त प्रतिक्रिया हुई। अन्यथा वह नहीं कि किसी भी आपराधिक पूर्ववर्त का व्यक्ति हो कि इसके पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसकी ओर से आपराधिकता की प्रवृत्ति के बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया गया कि वो कोई पहले कुछ अपराध करता था, क्रिमिनल था, ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया गया या कुछ ऐसा था नहीं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमें यह भी सूचित किया गया कि जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा है, उसके सुधार की पूरी संभावना है। वास्तव में वह पहले से ही एक सुधारित व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हमें सूचित किया जाता है कि अपीलकर्ता को अपनी उपरोक्त कार्रवाई पर उचित रूप से खेद हो रहा है। इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि अपीलकर्ता समाज के सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है या यह दुर्लभ से दुर्लभ मामला है। उपरोक्त कारणों से हम आरोपी को दी गई मौत की सज़ा को कम करते हुए इसे आजीवन कारावास की सज़ा में बदल देते हैं। उपरोक्त शर्तों के अनुसार आंशिक रूप से अपील स्वीकार की जाती है। इसमें जो है फैसला सुनाया था वो जज साहब थे A.K. सिकरी साहब और अब्दुल नज़ीर साहब। ये फैसला 9 जनवरी 2019 को आया और कोर्ट नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऐसा प्रोसीडिंग के लिए याचिका के लिए विशेष अनुमति अपील की। ये था ये मामला जिसमें जो है अनेक लोगों को बस के द्वारा कुचल देने वाले आरोपी को निचली अदालतों में, ट्रायल कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा हुई थी और उसे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास में बदल दिया। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ ऑफ इंडिया। ऐसे अनेक मामले मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।